डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जो हम एमसीक्यू सीरीज 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बेस्ड आपके लिए शुरू की थी, आज हम उसको एंड करने जा रहे हैं। और शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एंड तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम होता है, और वो आज हम करने जा रहे हैं। इस चीज़ का एक बड़ा ही एक अचीवमेंट के रूप में मेरे को बड़ा खुशी हो रहा है। और जो बच्चे शुरुआत से लेकर एंड तक इस सेशन के साथ कंटिन्यू थे, सीरीज के साथ कंटिन्यू थे, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और उनको भी बधाई देता हूं। तो आज हमारा जो सीरीज का लास्ट सेशन होने जा रहा है, जिसमें हम जो डिलीटेड चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज, उसका क्लास नंबर 3, जिसमें हम 31 to 45 क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके बाद भी आपको बहुत सारे ऐसी ही सीरीज है चैनल पे लगातार कंटिन्यूटी में मिलती रहेंगी, और इस चैनल के लिए आप हमेशा के लिए जुड़े रहें। और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेशन आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो सीरीज का एंड एक सीरीज का ही हो रहा है, इसके बाद आपको नेक्स्ट सीरीज भी जल्दी ही हम शुरू करके देने जा रहे हैं। तो आज का जो हम फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोल सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल। जो ओजोन होल का फॉर्मेशन है, आपको पता है ओजोन गैस या ओजोन लेयर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एनवायरनमेंट में, यूवी रेज से हमको प्रोटेक्ट करती है। तो उसके अंदर जो होल या फिर उसकी थीनिंग है, थीनिंग ऑफ ओजोन होल भी बोल सकते हैं, थीनिंग ऑफ ओजोन लेयर बल्कि, या फिर ओजोन डिप्लेशन भी बोला जा सकता है इसके लिए, ओजोन डिप्लेशन। तो वो किसकी वजह से देखने को मिल रहा है? ज्यादातर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, काफी सारे ऐसे कूलेंट्स हैं जो कि ओजोन को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये लोकेशन आपसे पूछी हुई है कहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, लोअर क्लासेस के बच्चे भी इजीली बता सकते हैं इसको। तो अंटार्कटिका एक ऐसा रीजन है जहाँ पे क्या है, जो भी ये कूलेंट्स गैसेज है, कूलेंट्स के रूप में हम यूज करते हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं, और ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से पोल्स पे ये ज्यादा इकट्ठा रहती हैं, और पोल्स पे ही अंटार्कटिका है हमारा, और वहीं पे ओजोन होल है वो ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा द सुपरसोनिक जेट, सुपरसोनिक जेट क्या होते हैं? सोनिक मीन साउंड की स्पीड के लिए, और सुपर मतलब उससे भी ज्यादा, साउंड की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से चलने वाले जो जेट होते हैं वो पोल्यूशन कोज करते हैं। और वो किस टाइप का पोल्यूशन कोज करते हैं, या फिर बोल सकते हैं किस टाइप की जो थीनिंग जो लेयर है, किस लेयर को वो थिन करने का काम करते हैं, वो रहती है हमारी ओजोन लेयर। O3 लेयर को सुपरसोनिक जेट है ये भी पोल्यूशन कोज करके उस लेयर को थिन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, द कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोल्यूटेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड को भी एक पोल्यूटेंट की कैटेगरी में रखा गया है। इसका रीजन क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज करती है, लेकिन ये क्या करती है, पहले भी हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था, ये हीमोग्लोबिन जो एक रेड कलर पिगमेंट होता है हमारे ब्लड में, आरबीसी के अंदर पाया जाता है, उसी की वजह से कलर रेड रहता है ब्लड का। उसके साथ रिएक्ट करके क्या करता है, ये सिंपली उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी उसको कम कर देता है। ऑक्सीजन की कमी बॉडी में होने की वजह से डेथ भी कोज हो सकती है। तो सिंपली क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करता। ऑक्सीजन के साथ तो हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ना, कंपिटिटिवली कंपटीशन हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होने का इनका। तो कंपटीशन में सीओ है वो जीत जाता है, ज्यादा से ज्यादा बाइंड करता है ये हीमोग्लोबिन के साथ, और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको डिफॉर्म कर देता है। ग्लाइकोलाइसिस तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उसमें तो इसका कोई रोल नहीं रहता। इट मेक्स नर्वस सिस्टम इनएक्टिव, तो नर्वस सिस्टम इनएक्टिव करने का भी काम नहीं करता, डायरेक्टली नहीं करता। ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से जरूर आपको क्या है ये जो मिल सकता है आपको, कि नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ब्रेकिंग का, या फिर इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम में। इफ देयर वाज नो CO2, यदि CO2 हमारे एनवायरनमेंट में या अर्थ के एटमोस्फियर में नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो टेम्परेचर है वो अर्थ सरफेस का वो क्या होगा। तो हमको पता है जो CO2 है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्यों? क्योंकि ये हमारे टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है। सिंपली कैसे, CO2 एक प्रकार से हीट एब्जॉर्प्शन का काम करेगी, जो सनलाइट के अंदर हीट एब्जॉर्ब करके और टेम्परेचर को बढ़ाती है। और ये बोल रहा है कि यदि CO2 हमारे एनवायरनमेंट में नहीं है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। तो जो टेम्परेचर है उससे रिलेटेड पूछा है, सेम एज प्रेजेंट, ऐसा तो नहीं रहेगा जैसे अब है। और जो हमारे एटमॉस्फेयर की खास बात होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर है वो ऐसा मेंटेन्ड है अर्थ पे कि हम उस पर इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि सिंपली यदि CO2 या एटमॉस्फेयर ना हो, उसकी वजह से क्या हो सकता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा
कम देखने को मिल सकता है, लेस देन द प्रेजेंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि CO2 की अमाउंट जितनी भी है 0.03%, उसकी वजह से आपको काफी कम जो टेम्परेचर है वो मिल सकता है। यदि ना हो तो सिंपली लेस देन द प्रेजेंट टेम्परेचर आपको मिलेगा यदि CO2 absent है। उसके बाद a sewage treatment process in which a portion of the decomposer bacteria present in the waste is recycled into the beginning of process। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी पढ़ा जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जब पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर दो प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी इसको बोला जाता है, जिसके अंदर कुछ एरोबिक बैक्टीरिया है, उनके यूज से क्या करते हैं, जो सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज किया जाता है। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे जो दही जमाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो दही है दूध के अंदर डालते हैं, उससे जो प्रोसेस है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो शुरू हो जाती है, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इनोकुलेशन। इनोक्यूलेशन है उस प्रोसेस को बोलते हैं। इनोकुलेशन प्रोसेस क्या होती है, सिंपली जब किसी एक प्रोसेस को शुरू करवाने के लिए हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी एक एक्टिवेटेड स्लज बनता है। आपने माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, एक एक्टिवेटेड स्लज बनेगा जिसके अंदर फ्लोक्स पाए जाते हैं, नेटवर्क ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया वो मिलते हैं, और उस फ्लोक्स से ही हम क्या करते हैं, फिर जो बायोगैस है वो बनाते हैं अनएरोबिक डाइजेस्टर के अंदर। और इसी को हम क्या करते हैं, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो भी मटेरियल बचता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, उसके अंदर थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज है ना वो मिलाया जाता है, ताकि फिर वो जो हमारे फ्लोक्स हैं वो दोबारा से बनना शुरू हो जाएं। तो एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर हम कुछ बैक्टीरिया हैं, डिकम्पोजर बैक्टीरिया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो बचते हैं उसको हम वापस प्रोसेस जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट की दूसरी टाइम में शुरू करवानी है उस टाइम उसको यूज किया जाता है। तो सिंपली एक्टिवेटेड ट्रीटमेंट ही आपका आंसर रहेगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ लाइकन्स इन केस ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के केस में लाइकन से रिलेटेड हम क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। तो क्या करता है, मेनली एक बायो इंडिकेटर का काम कर सकता है, ये मान सकते हो आप, बायोलॉजिकल इंडिकेटर है, क्योंकि SO2 जहां पे भी प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर पोल्यूशन जहां पे भी प्रेजेंट है ना, उसकी वजह से इनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव होते हैं किसके प्रति, SO2 के प्रति, यदि एनवायरनमेंट में है। तो हम बोल सकते हैं एयर पोल्यूशन का क्या करते हैं, ये एक प्रकार का बायो इंडिकेटर मतलब इंडिकेशन का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्या संकेत देता है, तो क्या होता है, ये सिंपली एक डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है, या फिर एक वर्ड से आप, जैसे हम साइनोनियम पढ़ते हैं सेम अर्थ के जो वर्ड हैं, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एक प्रकार का टेम्परेचर का इंक्रीज होना। तो वार्मिंग ऑफ अर्थ भी हम मान सकते हैं। ट्रैपिंग ऑफ यूवी रेज तो वो करती है, ओजोन लेयर करती है, हमको पता है। कूलिंग ऑफ अर्थ का तो काम थोड़े करता है, वार्मिंग का करता है ये। प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स मतलब जो अनाज वगैरह है उसको प्रोडक्शन के लिए नहीं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, हालांकि वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनके लिए जरूर यूज करते हैं, अनाज वगैरह के लिए हम इस चीज को यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कन्वर्सेशन। यदि हम नॉर्मल बातचीत करते हैं ना, उसमें आपसे पूछा हुआ है कि कितना डेसिबल जो यूनिट रहती है साउंड की, तो कितनी साउंड हम यूज करते हैं, कितनी अमाउंट में यूज करते हैं, तो ये आपको याद रखना है कितनी रहती है, वो लगभग 30 to 60 डेसिबल के आसपास रहती है। इसके अलावा आपको एक पिक है वो इंटरनेट से यूज की हुई स्टडी पर्पज के लिए, तो इसमें भी आप समझ सकते हो, जैसे हमारी जो ब्रीदिंग है, सांस लेना की जो आवाज आती है नॉर्मल, तो वो 10 डेसिबल की होती है। लीव्स जो पत्तियां फड़फड़ाती हैं, हवा चलती हैं, तो वो 20 डेसिबल होता है। विस्पर जो सिटी की आवाज है 30 डेसिबल। तो इससे रिलेटेड आपके काफी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे इसमें जो जेट इंजन्स वगैरह हैं वो लगभग 140 डेसिबल के आसपास, जो क्रैकर्स हैं तो वो आपके काफी ज्यादा, जैसे इसमें रॉकेट लॉन्च लिखा हुआ है ऊपर, यदि आपको ध्यान से नहीं दिखाई दे रहा ना, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप ये आइडिया ले सकते हो कि यहाँ पे रॉकेट वगैरह, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितनी डेसिबल जो साउंड है वो हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन पोल्यूटेड वाटर। पोल्यूटेड वाटर में कुछ है वो दे रखे हैं ऑर्गेनिजम्स, आपको कौन सा एब्सेंट है वो पूछा है। हाइड्रीला है, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, एक्वेटिक प्लांट हम बोल सकते हैं, ये पोल्यूटेड वाटर में मिल जाएगा आपको इजीली। इसके अलावा वाटर आइकन जो कि टेरर ऑफ बंगाल का भी कारण बनता है, टेरर ऑफ बंगाल उसमें मिल सकता है। इसके अलावा लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई,
ये आपका फ्रेश वाटर में ही मिलता है, ये याद रखना आपने, फ्रेश वाटर में मिलेगा। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ये भी आपका पोल्यूटेड वाटर में ही मिलता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन स्टोन फ्लाई के अलावा है ना, जो फ्रेश वाटर में ही मिलते हैं ज़्यादातर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली इफेक्ट, जो फ्लोराइड पोल्यूशन यदि वाटर के अंदर फ्लोराइड वगैरह है उसकी वजह से किस चीज़ में या किस पार्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर टीथ में आती है, इसके अलावा बोन्स में आ जाती हैं। तो इसमें टीथ और बोन्स तो दे नहीं रखी है, किडनी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन में नहीं है, सिंपली टीथ से रिलेटेड है वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है, टीथ में जो गम से रिलेटेड है। इसके अलावा फ्लोराइड वगैरह ना, हमको पता है कैल्शियम फ्लोराइड वगैरह वो टीथ में प्रेजेंट होते हैं, तो डिपोजिशन वगैरह है वो एक्स्ट्रा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मतलब जो ऑर्गन आपके डिफेक्टेड होते हैं ना, और ज़्यादातर बोन्स हैं वो भी इफेक्ट होती हैं इससे। नेक्स्ट, प्रोलोंग्ड लिबरल इरिगेशन, प्रोलोंग्ड का मतलब लंबे टाइम तक, लिबरल का मतलब होता है वैसे फ्रीली, यदि इरिगेशन मतलब सिंचाई की जाती है किसकी, एग्रीकल्चर फील्ड की, खेतों में यदि हम ऐसे सिंचाई करते जा रहे हैं, लगातार सिंचाई ज्यादा कर रहे हैं, कहने का मतलब उससे क्या हो सकता है, उससे सिंपली एसिडिटी तो नहीं बढ़ती है, एरिडिटी का मतलब होता है हम बोल सकते हैं एक प्रकार की नमी, एरिड जो एनवायरनमेंट होता है ना उसको शुष्क के लिए यूज किया जाता है, सूखा के लिए, तो सूखा तो नहीं होएगा। मेटल टॉक्सिसिटी जरूरी नहीं है कि वाटर यदि हम प्योर यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से तो ये बढ़ती नहीं है। सैलिनिटी जो खारापन है वो जरूर बढ़ता है, तो आप बोल सकते हो नूनी वगैरह जैसे लग जाती हैं मिट्टी में, तो वो ज़्यादा सिंचाई की वजह से ही होती है। एसिडिटी का भी ऐसा कोई नहीं है क्योंकि फ्रेश वाटर में तो ऐसा कुछ होता नहीं। साल्ट जरूर होते हैं वाटर के अंदर, ज़्यादा हम वाटर यूज कर रहे हैं तो क्या है, वाटर तो उड़ जाता है या मिट्टी के अंदर चला जाता है, तो नमक है वो रह जाता है, तो सैलिनिटी की अमाउंट है ना वो बढ़ जाती है आपकी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम अलग अलग केमिकल यूज करते हैं, मतलब उसको साफ करने के लिए, तो इसमें कौन सा नहीं यूज किया जाता, नोट पूछा है, और इसको तो आप इजीली बता भी सकते हो। फिनाइल तो हम किसके लिए यूज करते हैं, सिंपली साफ सफाई के लिए यूज करते हैं, टॉयलेट क्लीनर के रूप में, तो ये तो क्या है बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल है, इसको तो यूज नहीं करते। इसके अलावा ये जरूर याद रख लो इनको अच्छे से, क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे मिले आपको कहीं ना कहीं, कि वे इन वाटर क्लीनर के रूप में या फिर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको साफ करने के लिए, ताकि थोड़ी बहुत ही अमाउंट इनकी बॉडी में चली जाए तो ये डैमेज ना करे शरीर के अंगों को, तो ये आपके याद रख लेना, आपके क्लोरामाइन, क्लोरीन एंड ओजोन, इनको डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज करते हैं। उसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड, तो ज्यादातर तो इसमें क्या है मैचड है, मिसमैच्ड आपसे पूछा हुआ है। बायोमास बर्निंग, ज्यादातर जो फॉरेस्ट वगैरह है उनके जो प्रोडक्ट हम जलाते हैं तो CO2 बनती है, जाहिर सी बात है। फॉसिल फ्यूल से भी CO2 का रिलीज होता है, बिल्कुल। न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडियो एक्टिव वेस्ट यूज करते हैं। सोलर एनर्जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से बनता है, वैसे तो हम बात करें तो CO2 की वजह से बनता है। सोलर एनर्जी मतलब CO2 यदि नहीं है तो सोलर एनर्जी तो कितनी भी हो उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, तो CO2 की वजह से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ना कि सोलर एनर्जी की वजह से, तो हमारा ऑप्शन है वो डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। उसके बाद, इन BOD टेस्ट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो टेस्ट किया जाता है उसमें ऑक्सीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू, तो ऑक्सीजन का क्या रोल रहता है, ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी होता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपली हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट है जो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, सिंपली डिस्ट्रॉय द वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक में तो कन्वर्ट किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ऑक्सीजन को यूज करके। पोल्यूशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, कौन सा पोल्यूशन, तो एयर वाटर, वो तो इसने कंफर्म नहीं किया, तो हमारा सिंपली ऑर्गेनिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसमें ऑक्सीजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लास्ट क्वेश्चन है सेशन का और सीरीज का, हम मान सकते हैं presence of large amount of nutrients in water also cause excess growth of planktonic या फ्री फ्लोटिंग एल्गा, तो प्रेजेंस ज्यादा अमाउंट में यदि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है किसी वाटर बॉडीज में उसकी वजह से प्लैंक्टोनिक जो एल्गा है, प्लैंक्टोनिक मतलब तैरने वाली जो एल्गा है फ्लोट करती रहती है वाटर बॉडीज में, तो उसकी अमाउंट यदि ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, यूट्रोफिफिकेशन बोलते हैं उसको। बायोमैग्निफिकेशन में तो कोई भी जो नाइट्रोजिनस या फिर हम बोल सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस है ना वो ज्यादा
देखने को मिलता है, उसकी अमाउंट बढ़ती रहेगी ट्रॉपिक लेवल्स में। एल्गल ब्लूम क्या होता है, ये साइनोबैक्टीरिया या फिर कुछ एल्गी है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर था जो। तो एल्गल ब्लूम या टेरर ऑफ बंगाल, ये बड़ी प्रॉब्लम होती हैं एक प्रकार से, वाटर पोल्यूशन में पढ़ी जाती हैं। बायोफोर्टिफिकेशन तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट को बढ़ाना क्रॉप्स के अंदर, उसको बायोफोर्टिफिकेशन। तो टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आज हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, 45 क्वेश्चन, और सीरीज को भी यहाँ पे हम थोड़ा विराम देंगे। इसके बाद भी आपको फर्दर पार्ट्स हो सकता है, हर एक चैप्टर के फर्दर पार्ट्स आपको जरूर प्रोवाइड किए जाएं। तो चैनल के साथ आप जरूर जुड़े रहें, और साथ में आपको टाइम टू टाइम मैंने बताया है एक चैनल साथ में, बायोलॉजी बाय दीपक नैन, उस चैनल पे भी आपको इस चीज का जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो बड़ा ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है वहां पे भी क्लियर किया हुआ है, तो उसको भी सब्सक्राइब करके रखें। और ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के लिए, काफ़ी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास जो सेशन हैं उनको पहुंचाने का काम करें। थैंक यू सो मच।